नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। एक कार जो कई सारे टोल प्लाज़ा को पार करती है और वो दिल्ली के लाल किले तक पहुंच जाती है। लेकिन जब वो टोल प्लाज़ा को पार कर रही थी, कई सारे सीसीटीवी फुटेज में वो कार आती है, लेकिन किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उस कार में जो है विस्फोटक भरा हुआ है। जब वो लाल किले की पार्किंग में पहुंचती है कार, और उस कार के जो ड्राइवर उस कार का जो ड्राइवर था वो पार्किंग में कार को लगाता है और लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय तक उसी कार में वो बैठा रहता है। किस चीज का वो इंतजार कर रहा था, क्या वो सोच रहा था? और इसके अलावा किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी और किसी ने उससे कोई सवाल क्यों नहीं किया, उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। ये सारी चीजें जो है हम आगे कहानी में जानेंगे। लेकिन जब वो टोल प्लाजा पर पहुंचता है और भी जगहों पर पहुंचता है, तब उसने मास्क लगा रखा था। किसी ने उससे ये भी नहीं कहा कि मास्क क्यों लगा रखा है। उसका कारण ये है कि आजकल दिल्ली की कंडीशन आपको पता है कि उसका जो हाल है वो बेहाल है। दूसरी तरफ जब विस्फोट हुआ, उसने दिल्ली का हाल और बेहाल कर दिया। 10 नवंबर सोमवार की शाम दिल्ली में लाल किले के नजदीक जो है एक धमाका हुआ और 12 लोगों की मौत हो गई। इसमें जो है 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए और ये धमाका जो है एक चलती हुई कार में हुआ। इससे पहले शायद आपको पुलवामा याद हो, जब एक विस्फोटक से भरी हुई कार आर्मी के काफिले से जा टकराई थी। उसमें जो है कई सारे जवान शहीद हो गए थे। अब यहां पर जो है जो 20 लोग जख्मी हुए, इनमें से भी कई लोगों की हालत जो है बहुत ही नाजुक है। शायद जब हम ये स्टोरी कर रहे हैं, कितने रिकवर हुए कितने नहीं हुए, ये हॉस्पिटल में रहने वाले लोग, उनके परिवार के लोग ही जानते होंगे। अगर हम देखें तो पुलवामा के बाद ये दूसरा हमला होगा जो देश में चलती कार से किया गया। इससे पहले अगर देखें तो पुलवामा में ही वो हमला हुआ था जिसमें हमारे कई सारे जवान शहीद हो गए थे। और आमतौर पर अगर देखें तो इससे पहले एक चलती कार में हम कह सकते हैं कि सिविलियंस को कभी भी टारगेट नहीं किया गया। हिंदुस्तान में ये पहला ही हमला हुआ होगा। जिस वक्त ये धमाका हुआ, ऑफिस की जो है छुट्टी हो चुकी थी, लोग घरों के लिए निकल रहे थे। और इसके अलावा जो है ऐसा टाइम था कि लाल किले के आसपास जो लाल किला है और जो चांदनी चौक का जो पूरा इलाका है, वो 24 घंटे जो है वहां पर कहते हैं कि ट्रैफिक रहता ही है। और ये भी कहते हैं कि ट्रैफिक वहां चलता नहीं बल्कि रेंगता है, मतलब बहुत धीमा धीमा, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पे ट्रैफिक ही होता है। और जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त भी ट्रैफिक जो है वो रेंग रहा था। लोगों का हुजूम, कारों का हुजूम, ऑटो का हुजूम, मोटरसाइकिलों का हुजूम। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वो जाम लगी हुई थी। जिस I-20 कार में ये धमाका हुआ उसके इर्द गिर्द जो है तमाम ई रिक्शा, बाकी सारी गाड़ियां थी। और उसी रेंगती हुई ट्रैफिक के बीच जो है अचानक से एक कार में धमाका होता है और जो आसपास गाड़ियां सट कर चल रही थी, जो आसपास लोग सट कर चल रहे थे, उनके परखच्चे उड़ जाते हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें कहा जाता है कि लगभग 12 लोग इसमें मारे गए हैं।
सवाल यह है कि आखिरकार जो आतंकवादी हैं उन्होंने ये तरीका ही क्यों चुना। इसके पीछे की कहानी जो है वो ये है कि इसकी शुरुआत जो है वो लगभग 9 दिन पहले, ये हमला जो है 10 दिसंबर को हुआ, लेकिन 9 दिन पहले ही जो है सारी चीजें तैयार हो चुकी थी, सारी चीजें, इसके ब्लूप्रिंट तैयार हो चुके थे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में जो है जैश ए मोहम्मद, जिसका सरगना आपको याद होगा मौलाना मसूद अजहर, जो पार्लियामेंट अटैक से लेकर जम्मू विधानसभा में जो हमले हुए उन सब में ये शामिल रहा, जिससे कांधार हाईजैक जो हुआ था उसके बाद इसको छोड़ा गया था। और इसी मौलाना मसूद अजहर के आतंकवादी संगठन के कुछ पोस्टर जो हैं दीवारों पर चिपकाए जाते हैं और कुछ लोगों तक संदेश भेजने की कोशिश की जाती है। जब पुलिस और एजेंसियों की नजर पड़ी तो उन्होंने तफ्तीश शुरू की और 1 नवंबर को एक नाम सामने आता है और वो नाम था डॉक्टर मुजम्मिल शकील। पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया, पूछताछ हुई और सवाल यही था कि जब पूछताछ हुई तो उससे यही कहा गया कि पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो और यहां पर जो है पोस्टर्स क्यों चिपका रहे हो। जब ये पूछताछ चल रही थी तभी 5 दिनों के बाद 6 नवंबर को कश्मीर से दूर जो है जम्मू कश्मीर की एक टीम जो है यूपी के सहारनपुर पहुंचती है और सहारनपुर जाने के बाद वहां एक शख्स को गिरफ्तार करती है। उसका नाम था डॉक्टर आदिल अहमद। डॉक्टर आदिल अहमद पर इल्जाम यह था कि ये जैसे मोहम्मद के लिए काम करता है। अब इमेजिन करिए कि जिन डॉक्टरों का काम जो है लोगों की जान बचाना था, वो ऐसे विस्फोटक तैयार कर रहे थे जो हम कह सकते हैं लोगों को मौत बांट रहे थे। इसके बाद जो है डॉक्टर आदिल को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है कश्मीर पहुंचती है। उससे जब पूछताछ हुई तो पता चला पोस्टर छपवाने वाला और पोस्टर चिपकाने वाला डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल एक दूसरे को जानते हैं। अब यहीं से सारे तार जुड़ने शुरू होंगे। इसके आगे भी कई नाम आएंगे। अब जैसे ही पता चला कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने और जब ये पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे को जानते तो इनसे और पूछताछ शुरू होती है और पूछताछ में पता चलता है कि डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो अल फराह यूनिवर्सिटी है एक फरीदाबाद में, वहां पर ये पढ़ाता है और फरीदाबाद में ही एक किराए के मकान में ये रहता है। और बाकी जो पूछताछ हुई आदिल और मुजम्मिल से, ये सारी पूछताछ होती रहती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम जो है 9 नवंबर को फरीदाबाद पहुंचती है और 9 नवंबर को जब ये फरीदाबाद पहुंचते हैं तो पहले तो ये यूनिवर्सिटी में छानबीन करते, पूछताछ करते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी के करीब एक मोहल्ला था जिसमें जो ये मुजम्मिल है इसने एक कमरा किराए पे ले रखा था। उस कमरे की जांच करती है पुलिस और जब जम्मू कश्मीर पुलिस ये सारी जांचें कर रही थी उसके साथ जो है फरीदाबाद पुलिस उसके साथ थी। और पुलिस जब वहां पर तलाशी लेती है तो वहां से करीब 350 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। 350 किलो। इमेजिन करिए कि कितना बड़ा हमला करने की ये लोग प्लानिंग कर रहे होंगे। और यहां पर कुछ तार मिलते हैं, बैटरी मिलती है और भी जो चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजें जो है पुलिस उठाती है। तलाशी के बाद पुलिस जब घर के नीचे पहुंचती है तो एक कार खड़ी थी
जब उस कार की तलाशी की गई तो उसके अंदर एक असॉल्ट राइफल मिली। पता ये चला कि ये जो कार है ये डॉक्टर शाहीन, एक लेडी डॉक्टर है, उनकी कार है। और डॉक्टर शाहीन जो है वो डॉक्टर मुजम्मिल की दोस्त है। मतलब सबके सब वेल एजुकेटेड, एमबीबीएस और अपने काम में माहिर। अब जैश ए मोहम्मद ने ये जो मॉड्यूल चुना, इसमें आप देखेंगे सारे के सारे डॉक्टर्स हैं, वो भी A1 क्वालिटी के, हायर लेवल के। और एक बार आपको याद होगा कि उस वक्त में जो है इंजीनियर्स चुने जाते थे, तो इस बार जो है इन लोगों ने जो है सारे के सारे डॉक्टर्स चुने। फरीदाबाद में इस सारे सर्च ऑपरेशन के बाद जो है पुलिस को वहां से कुछ जानकारी मिली, और उसी जानकारी के आधार पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अब फरीदाबाद से 4 किलोमीटर दूर एक गांव पहुंचती है। गांव का नाम था तगा। जब इस गांव में पहुंचती है तो उस गांव में एक मौलाना रहते थे। पुलिस उस मौलाना के घर जाती है, और मौलाना के घर जब तलाशी ली जाती है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पुलिस को यहां तक ये जानकारी मिलती है कि वो मौलाना जो है वो यंगस्टर्स जो थे, वहां के जो युवा थे, उनका ब्रेन वॉश करता था, उन्हें अजीब अजीब चीजें सिखाता था। इसके अलावा जब घर की तलाशी होती है तो 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। मतलब एक गांव में रहने वाला मौलाना और उसके घर से जो है 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। बैटरी मिलती हैं, वायर्स मिलते हैं, डेटोनेटर मिलता है। पुलिस मौलाना को गिरफ्तार करती है, पूछताछ होती है, और तब एक और नाम सामने आता है, डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी। जब डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी पता किया पुलिस ने, तो पता चला कि यह फरीदाबाद में ही रहता है लेकिन गायब है। जब छानबीन होती है तो पता चलता है कि मौलाना गांव के नौजवानों को जो है, जैसा कि हमने बताया, ब्रेन वॉश करता था, मजहब के नाम पर जो है, जिहाद के नाम पर बहुत सारी चीजें उनको बताता था। फिर पता चला कि जो जैश है उसने करीब ये 4 तो डॉक्टर थे और 2 और हैं जो अभी फरार हैं, जो जैश ने पूरा मॉड्यूल सेट किया था। और ये एक नया मॉड्यूल बनाया है। आपको याद होगा, नहीं भी याद होगा तो नॉर्मली हम आपको बता दें कि ये मॉड्यूल होता क्या है। टर्म मॉड्यूल होता है जैसे कि किसी ऑपरेशन के लिए एक टीम बनाई जाती है। अब और अगर हम आपको इजीली समझाएं तो जैसे कि पुलिस होती है और किसी केस के लिए एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, तो एसआईटी का काम क्या होता है कि जो केस दिया गया आपको केवल उसी पर फोकस करना है, दुनिया में क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सेम चीज जो है जैसे मोहम्मद जो है, ये जो संगठन है, इसका एक मॉड्यूल तैयार किया गया और इन डॉक्टरों को कुछ काम दिया गया और केवल इनको वही करना था, उससे दुनिया में, उसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है इनको कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो है अब हम इसको जो है फरीदाबाद मॉड्यूल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जितने भी डॉक्टर हैं उनका फरीदाबाद से कोई ना कोई कनेक्शन है। इसके बाद जो है डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉक्टर शाहीन जो है ये फरार हैं। अब फरीदाबाद पुलिस जो है डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। अभी भी 9 नवंबर की रात हो चुकी है, मतलब हम 9 नवंबर की बात कर रहे हैं, 9 नवंबर की रात हो चुकी है और पुलिस जो फरीदाबाद पुलिस है वो डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी के बारे में भी जानकारी हासिल कर रही है। अब अभी तक कोई भी जानकारी जो है डॉक्टर मोहम्मद उमर के बारे में
नहीं मिलती है। अब ये तो 10 नवंबर की बात है, सॉरी 9 नवंबर की बात है, रात हो चुकी है, पुलिस अपनी जांच करती बाकी। अब इसके बाद आगे की कहानी जो है वो 10 नवंबर की सुबह से शुरू होती है। 10 नवंबर की सुबह सबसे पहले 8:13 पर जो है एक टोल प्लाजा पर, एक टोल प्लाजा है बदरपुर टोल प्लाजा। बदरपुर जो है ये फरीदाबाद में है और दिल्ली बॉर्डर पर है। यहीं पर जो है 8:13 पर बदरपुर टोल प्लाजा पर एक I-20 कार जिसका नंबर है HR26CF7664, ये इस टोल प्लाजा पर दिखाई देती है। इस दौरान ड्राइविंग सीट पर एक शख्स दिखाई देता है, लेकिन चेहरा नजर नहीं आता है क्योंकि उसने जो है मास्क लगा रखा है। फिर ये टोल प्लाजा से निकलता है। इस टोल प्लाजा के बाद सीधा ये दिल्ली की सरहद में एंट्री मारता है। अब जब दिल्ली की सरहद में ये एंट्री मारता है तो यहां भी इसकी एक तस्वीर आती है, वहां भी इसने मास्क लगा रखा है। इसके बाद जो है यही कार I-20 7 घंटे और 6 मिनट बाद एक सीसीटीवी फुटेज में और नजर आती है। तब वक्त हुआ था लगभग दोपहर का 3:19। 3:19 पर जो है यही सफेद रंग की कार जिसका नंबर था HR26CE7664 लाल किले के अहाते के अंदर दाखिल होती है, जिसे सुनहरी मस्जिद पार्किंग भी कहते हैं। वहां उस पार्किंग में ये दाखिल होती है और उसके बाद जो है ये गाड़ी वहीं पार्किंग एरिया में जाकर खड़ी हो जाती है। अब एक चीज देखा गया कि इस गाड़ी में एक ही शख्स था, वो वहां खड़ा हो गाड़ी को पार्क करता है, गाड़ी को बंद करता है, मास्क लगाए हुए है और वो ना तो गाड़ी का गेट खोलता है ना कुछ भी। लगभग 3 घंटे 4 मिनट तक ड्राइविंग सीट से वो उठता ही नहीं है, बैठा रहता है चुपचाप। और जितने भी सीसीटीवी फुटेज है इसने हर जगह मास्क लगा रखा है। अब दिल्ली की आबो हवा जो है वो ऐसी है कि बहुत सारे लोग जो है मास्क लगा रहे हैं। कोरोना काल आपको याद होगा तो उसी की याद दिला रहा है। मास्क लगाना अटपटा लोगों को इसका इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि हर कोई इस वक्त मास्क लगा रहा है दिल्ली में, 90% लोग, क्योंकि वहां की हवा की हालत इतनी खराब है। तो ये आम बात हो चुकी है। लेकिन ये अगले 3 घंटे 4 मिनट तक लाल किले की उस पार्किंग में बैठा हुआ है, कुछ नहीं करता है। और 3 घंटे 4 मिनट तक कार में बिताने के बाद 6:23 पर जो है ये उस कार को स्टार्ट करता है। कार को स्टार्ट करने के बाद जो है पार्किंग से बाहर निकलता है। फिर ये पार्किंग से निकलते वक्त कैमरे में फिर से कैद होता है और पार्किंग में निकलने के बाद 500 मीटर की दूरी पर जो है ये धमाका होता है। तो 500 मीटर की दूरी कार से जो है पूरी करने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लग जाएंगे, बहुत ज्यादा, अगर हम कह सकते हैं ट्रैफिक है। लेकिन 6:23 पर यह निकलता है और जब धमाका हुआ तो दूरी केवल 400 से 500 मीटर थी, 400 से 500 मीटर थी और वहां तक पहुंचने में इसको जो है लगभग 15 मिनट लग जाते हैं। पार्किंग से निकलने के बाद जो है जिस जगह पर इसको जाना था वहां तक पहुंचने के लिए इसने यू टर्न लिया, लेकिन शाम का वक्त था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो इसको 15 मिनट तक पहुंचने में लग गए। यही कारण रहा। लाल किले में फिर इसी जगह पर जो है धमाका होता है जहां पर उसको 15 मिनट पहुंचने में लग जाते हैं। और ये कार जो थी ये रेंग रही थी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था।
शाम का वक्त था, तमाम गाड़ियां एक दूसरे से सट कर चल रही थी। अचानक से जो है धमाके में जो आसपास की कार थी उनके परखच्चे उड़ जाते हैं। I-20 का जो पिछला हिस्सा था वो पूरी तरीके से जो है उड़ गया था, मतलब बचा ही नहीं था। और इसी से अंदाजा हुआ कि जो विस्फोटक था वो कार के पिछले हिस्से में रखा था। लोगों के जिस्म के जो है परखच्चे उड़ गए। अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें जो है शुभंकर मिश्रा का वो शायद था, उसमें वो दिखा रहे थे कि सड़क के किनारे अभी भी लोगों के जिस्म के परखच्चे पड़े हैं। कुछ हम कह सकते हैं बॉडी की, किसी की उंगली पड़ी है, कुछ किसी का कोई स्किन का हिस्सा पड़ा है, वो जमीन से वो चिपक सा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी जिस्म का कोई ना कोई टुकड़ा जो है वहां पर मिल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि एक शख्स बारूद से भरी कार को दिल्ली की सड़कों पर करीब 10 घंटे तक लेकर घूमता रहा, जबकि दिल्ली में जगह जगह नाकेबंदी रहती है और दिल्ली पूरे साल जो है वो आतंकवादियों के निशाने पर रहती है। फिर ये शख्स जो है किसी की नजरों में क्यों नहीं आया? अमोनियम नाइट्रेट क्या है, इस पर हम एक वीडियो जरूर लाएंगे और जरूर लाएंगे, ये पक्का है, क्योंकि ये आप तक पहुंचाना, ये आपको बताने बहुत जरूरी है कि अमोनियम नाइट्रेट है क्या। इसको लेकर अब तक की जो तफ्तीश है, अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसमें 3 थ्योरी सामने आई हैं। पहली ये कि जब फरीदाबाद में 9 नवंबर को दबिश डाली गई, तब डॉक्टर उमर जो है उसको पता चल गया कि उसके दोस्त पकड़े गए हैं, घर पर छापा पड़ गया है, पुलिस मौलाना तक पहुंच गई है और अमोनियम नाइट्रेट जो है वो भी बरामद कर लिया गया है। और अब वो दिन दूर नहीं है कि जब पुलिस जो है उस तक भी पहुंच जाएगी। तब वो कहीं और था और कार में जो है उसकी जो है जो विस्फोटक था, बारूद जो था वो ऑलरेडी था। उसने वो कार उठाई और लेकर निकल पड़ा। तो उस कार को कहीं छिपाना था या उसको ठिकाने लगाना था, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा था, क्योंकि सारे जो उसके साथी थे सब पकड़े गए थे। लेकिन वो दिल्ली के अंदर दाखिल हो जाता है और उससे कुछ समझ नहीं आ रहा है और घूमते घूमते जो है वो लाल किले की पार्किंग में पहुंच जाता है। तो ये तो एक थ्योरी थी। दूसरी चीज ये कि आतंकवादी जब भी कोई हमला करते हैं उन्हें इंटरनेशनल पब्लिसिटी चाहिए होती है और उनकी जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनकी बड़े बड़े अखबारों में, टीवी में हेडलाइन बने, तस्वीरें आए, जिससे जो है पूरी दुनिया को ये पता चले कि हाँ कोई आतंकवादी संगठन है। तो उनका मकसद ये भी होता है। अब उनका मकसद केवल नुकसान पहुंचाना नहीं था बल्कि सुर्खियां बटोरना भी था। उसके पीछे कारण बता दें तो बहुत मुमकिन है कि डॉक्टर उमर जो है लाल किले पर इसीलिए पहुंचा कि लाल किले पर ले जाकर जो है अगर वो धमाका करता है तो इंटरनेशनल जो है इसकी पब्लिसिटी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जब वो पार्किंग में 3 घंटे तक बैठा रहा, सोचता रहा कि धमाका करना है या नहीं करना है, उसने पार्किंग के अंदर धमाका क्यों नहीं किया, तो उसके पीछे भी बहुत लॉजिकल रीजन है। क्योंकि पार्किंग में केवल और केवल व्हीकल्स थी, गाड़ियां थी, कारें थी और भी चीजें थी। आदमी, और हम कह सकते हैं कि अगर हम देखा जाए तो इंसानों के नाम पर वहां 4 से 5 लोग होते। दूसरी चीज, वो अपने आकाओं का इंतजार कर रहा था कि जो है कब आदेश आए। तो ये चीजें हो सकती हैं। और पब्लिसिटी जो है तभी मिलती है आतंकवादियों को जब इंसानी जान माल का नुकसान हो। और जो उसने वहां पर इंतजार किया उसका कारण यही था, वो उस पर विचार कर रहा होगा कि कहां पे हमला किया जाए, उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। तीसरा कारण यह है कि जो यूटर्न उसने लिया था, यूटर्न लेने का कारण यही था कि वो किसी धार्मिक स्थल को निशाना बनाना चाहता था।
और जो यू टर्न उसने जो है ये जो पार्किंग थी लाल किले की, वहां से जब उसने यू टर्न लिया तो जिस जगह वो जा रहा था, जिस तरफ बढ़ रहा था, वहां पर कहते हैं कि मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी और चर्च भी, और एक साथ है वो लाइन से। तो ज्यादा उम्मीद है कि वो किसी ना किसी इमारत से गाड़ी को टकरा देना चाहता था। और कहते हैं कि पहले जो है मंदिर ही पड़ता है, वहां पे मंदिर पड़ता है, फिर मस्जिद पड़ती है, गुरुद्वारा पड़ता है, चर्च भी है वहीं पर, मतलब चारों वहीं पर हैं। और अगर ये किसी इमारत से टकराती तो हादसा कितना बड़ा हो सकता था, क्योंकि उस वक्त शाम का समय था, बहुत से लोग जो है पूजा करने या बाकी चीजों के लिए जो है मंदिर में शाम के समय जाते हैं। तो एक हादसा जो है वो बहुत बड़ा हो सकता था।